हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम पार्ट 3 लेके आ गए हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि आपको पता है जैसे कि हमने प्रीलिम्स 2023 के लिए सीरीज स्टार्ट करी है, क्योंकि बहुत बेसिक टर्म्स होते हैं लेकिन हम उनको नहीं कर पाते हैं। तो उसी के संदर्भ में हमने काफी अच्छे से पार्ट 1 बैंकिंग इन इंडिया की सीरीज लेकर आए, तो उसमें रेपो रेट वगैरह ये सब देखा। पार्ट 2 लेकर आए, उसके अंदर हमने देखा बैंक रेट, एमसीएलआर, एलएएफ वगैरह ये सारी चीजें देखी। मींस कि न्यूज में भी रहती हैं चीजें, क्योंकि रेपो रेट वगैरह आपके न्यूज में रहता है। हर 3 महीने बाद जो आपकी आरबीआई है कुछ ना कुछ उसमें फ्लक्चुएशंस करती रहती है। तो ये न्यूज में रहने वाली चीजें हैं, बट हमको कंफ्यूजिंग लगती हैं जिस टाइम पे हम क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक, जैसे ये भी रिसेंटली सीडीएस का एग्जाम हुआ, उसके अंदर पूछ लिया था कि गवर्नमेंट कौन से अपने टूल्स को अपनाती है जिस टाइम पे इन्फ्लेशन होता है। तो उसमें कुछ ने क्या करा, उन्होंने गवर्नमेंट पढ़ा नहीं, आरबीआई को पढ़ा और उन्होंने रेपो रेट वाला ऑप्शन मार दिया। तो एक बेसिक सा चीज डिफरेंस नहीं होने की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, और जैसे कि अभी एक एनवायरमेंट की भी सीरीज चालू कर रहे हैं और प्लस साइंस एंड टेक की भी करेंगे और आर्ट एंड कल्चर की भी चल रही है। ठीक, तो जिससे कि क्या होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में करंट स्पेसिफिक आपको पीछे का कंसेप्ट भी पता हो, क्योंकि यूपीएससी इज मोर अबाउट कंसेप्ट। अब स्टैटिक में ऐसा नहीं पूछते कि उसने क्या करा क्या नहीं करा, कि उस व्यक्ति का क्या नाम है या किसने क्या करा, आरबीआई के गवर्नर कौन है, वो पीछे का जाके पूछता है। स्टैटिक में आपको पता होना चाहिए कि इस चीज से ये चीज घट क्यों रही है, क्या बढ़ रही है। ठीक, तो उसी चीज को देखेंगे आज हम। इन्फ्लेशन वाला टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। बैंकिंग के हम देख लिए थे काफी अच्छे सिस्टम। इन्फ्लेशन में हमको पता होता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, क्या नहीं बढ़ रही है, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है। मींस अगर आप यूपीएससी में इस टॉपिक को जान रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आप इस टॉपिक को क्यों जानेंगे, है ना। अब अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा अदर स्टेट की भी कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। कि अगर आप मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह पढ़ रहे हैं, ये आम जिंदगी में भी इंपॉर्टेंट है कि जो महंगाई है क्यों बढ़ रही है। इफ अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट या कुछ अदर मतलब कोई तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तो कॉमनली आपको पता होना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है तो आपकी सरकार क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है उसमें, इस सब चीजों को कैसे कम करा जाता है। मींस अगर आज एक तेल की बोतल पे प्राइस ज्यादा हुए हैं तो वो कम कैसे होंगे, डाउन कैसे आ जाते हैं, बढ़ क्यों रहे हैं। ठीक, वो वाली चीजें हमको पता होनी चाहिए। इफ अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, मींस एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हमको पता होना चाहिए कि नहीं। ठीक, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इन्फ्लेशन को। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोट, कि हम डिमोटिवेट होते रहते हैं ना टाइम टाइम पर, लेकिन कि यार मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, ये नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? कि जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि यार मेरे पास लाइब्रेरी जाने के लिए पैसे नहीं है, घर पे भी पढ़ाई हो जाती है। मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे माँ बाप मेरे को कोचिंग नहीं करा रहे हैं, ऐसा सच कुछ नहीं है। विदाउट कोचिंग भी तैयारी होती है कि नहीं। पढ़ने वाला होना चाहिए इंसान, कहीं भी कुछ भी कर सकता है कि नहीं। तो अगर आप में पढ़ने की इच्छा है और आपकी एक लगन है, तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इन्फ्लेशन टारगेटिंग से। अभी रिसेंटली ये आपको न्यूज में भी देखने को मिला। मींस अगर मैं आपको इन्फ्लेशन पढ़ा रहा हूं तो इसका रिलेवेंट क्या है, कि ये न्यूज में देखने को मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि करंट से ही कनेक्ट करेंगे हम चीजों को तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी इन्फ्लेशन टारगेटिंग आपको काफी अच्छे से न्यूज में देखने को मिला। तो उसमें क्या देखने को मिला, अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो कोरोना पेंडेमिक ने काफी अच्छे से आपकी जो इकोनॉमी है उसको डाउन करके रखा। मतलब इन द सेंस कि काफी अच्छे से आपका मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो डाउन रहा, चीजें मिल नहीं रही थी। ठीक, मतलब आप अगर देखेंगे तो सारा पूरा एकदम बंद पड़ा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या आपका लोगों का आना जाना भी बनता, तो ऑब्वियसली बात है चीजें कहां से डेवलप होंगी, कहां से चीजें बनेंगी। तो उस वजह से क्या हो रहा था, आपको जो इन्फ्लेशन था वो लगभग 6% लगातार चलता हुआ आपको दिख रहा था। लगभग 6% कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर से आपको देखने को मिल रहा था। बिकॉज आपका पेंडेमिक आ गया था, लॉकडाउन लगा हुआ था, सप्लाई चेन आपकी इंटरप्ट हो गई थी काफी अच्छे से, और उसी बीच आपको यूक्रेन क्राइसिस वॉर वगैरह का भी आपको देखने को मिल जाता है चीजें। ठीक, काफी अच्छे से इंटरप्ट आपको देखने को मिला। अब उस इंटरप्शन से क्या होता है, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग, सबसे पहली बात ये है क्या क्या नहीं है वो भी देखेंगे। ठीक, अगर आपको ये टारगेट शब्द से पता चला, यानी टारगेट इन द सेंस कि किसी चीज को हमने, जैसे हम पढ़ते हैं ना स्टडी की, यार एक काम करना है मेरे को, आज शाम तक ये टॉपिक फिनिश करने हैं, या मैंने हिस्ट्री को पूरा करना है, या मैंने पॉलिटी का ये वाला टॉपिक पूरा करना है। तो आप एक टारगेट बेस्ड स्टडी करते हैं। तो सेम इन्फ्लेशन टारगेटिंग मींस कि आपको महंगाई को कम लेकर आना है, लेकिन किस हद तक कम लेकर आना है। देखो, हर एक चीज की एक लिमिट होती है कि नहीं हो। अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं 12 घंटा, तो आपकी भी लिमिट है। अगर आप बोले कि मैं 24 घंटे पढ़ता हूं, नहीं मान सकता इस चीज को। एक दिन आपने पढ़ लिया जोश जोश में, 2 दिन नहीं पढ़ सकते। देयर इज अ लिमिट, हर एक चीज की लिमिट होती है। तो जब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करके चल रहे हैं, तो कुल मिला के हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम इन्फ्लेशन को 0 ही रहने देंगे। कुछ एक लिमिट होगी, सर्टेन लिमिट, कि हमको इतना % अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन लेके चलना है।
ठीक, अभी इसके पीछे का बैकग्राउंड का सिनेरियो भी जानेंगे कि इन्फ्लेशन आता कैसे है, कैसे नहीं आता है, लेकिन पहले हमको ये जानना जरूरी है ना कि न्यूज में क्यों है, कि मैं इस टॉपिक को जानूं क्यों इस वीडियो के थ्रू। अगर मैं ये वीडियो देख रहा हूं तो मेरे को क्यों देखनी चाहिए, सबसे पहले हम उसका वो देखें। अगर आप मेंस की भी आंसर राइटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ना कि मेन बॉडी लिखते हैं। तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे ना कि क्यों न्यूज में आ रहा है, बेसिकली ऐसा क्या है क्या नहीं है। इसके बाद हम चीजें देखेंगे इन्फ्लेशन, यानी कि वो जो पूरा इन्फ्लेशन है वो आज हम खत्म कर लेंगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हेडलाइन इन्फ्लेशन, बोटलनेक इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, सारी चीजें देख लेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग वगैरह कौन करता है, कैसे क्या क्या नहीं होती है। तो अगर आप देखेंगे तो एक इंटरनेशनल बोल रहा हूं कि जो आपका रिकमेंड करा गया था उर्जित पटेल कमेटी ने, काफी अच्छे से हम जो फॉलो करते हैं, इंडिया जो फॉलो करता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अगर आप देखते हैं तो हम क्या लेके चलते हैं, टारगेट लेके चलते हैं कि 4 ± 2, यानी कि या तो लोअर अगर इन्फ्लेशन जाएगा तो 2% जाएगा और मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन जाएगा वो 6%। यानी कि हम एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को फॉलो करते हैं। फ्लेक्सिबल यानी कि मैक्सिमम अगर जाए तो 6% तक भी चला जाए कोई इशू नहीं है, और 2% भी जाए तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक, चलिए, तो यानी कि आप एक लिमिट डिसाइड कर रखी है, देयर इज अ लिमिट 2% एंड 6% के बीच में, 4 ± 2। ठीक, तो ये आपने उर्जित पटेल कमेटी जो आपकी 2014 में थी, तो उसने ये आपकी रिकमेंडेशन दी थी, तो उस रिकमेंडेशन के ऊपर आप ये चीजें करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन ये जो चीजों को कौन देख रहा है यार, ऑब्वियसली बात है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आप दिल्ली में जाके पढ़ रहे हैं, दिल्ली बेस मतलब मान लीजिए, तो आपके ऊपर जो आपको देख रेख कर रहा है, आपके माता पिता कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप कैसे क्या चीजों को कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। तो ये सब चीजों को डिसाइड करने वाली कौन बॉडी है, मतलब कौन इन चीजों को डिसाइड कर रही है, कौन इनकी क्या कर रहा है, मतलब एक देख रेखाव कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन वाली चीजों को देख रहा है, कैसे नहीं देख रहा है, क्या हो रहा है। तो आपकी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको देखने को मिलती है। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखने को मिलती है जो कि 6 मेंबर बॉडी है। ठीक, जिसके अंदर आपको 6 मेंबर बॉडी देखने को मिलेगी, और यही बॉडी आपकी किस चीजों को भी देखती है, रेपो रेट को भी देखती है कि रेपो रेट कितना रखना है, रिवर्स रेपो रेट कितना रखना है। और ये हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर किसी को ये नहीं पता है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, प्लीज रेफर पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज। पार्ट 1 में मैं काफी अच्छे से उस चीजों को बता चुका हूं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो 6 मेंबर बॉडी आपको देखने को मिलती है, और इसमें काफी अच्छे से टारगेट सेट करे जाते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करी जाती है। वही मैंने आपको बताया कि 4% यानी कि 4 ± 2 काफी अच्छे से वो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक, तो हम किसमें देखते हैं, इन्फ्लेशन वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी काफी अच्छे से देखती है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आगे। अब सबसे पहली बात कि हमारा इन्फ्लेशन आता क्यों है, उसके टाइप क्या होते हैं वो हमको पता होना चाहिए। मतलब कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कुछ तो कारण होगा। मींस अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने का भी तो आपका रीजन होगा ना कि मैं इसलिए तैयारी कर रहा हूं। मींस अगर मेरे को पावर चाहिए, मैं पावर के लिए कर रहा हूं, मेरे को एक स्टेटस चाहिए, सोशल स्टेटस चाहिए। ऑब्वियसली बात है, देखिए चाहिए सबको सोशल स्टेटस, बोलता कोई नहीं है कि नहीं। मतलब सोशल स्टेटस ऑब्वियसली बात है, किसी को अगर इज्जत मिल रही है तो किसको रास नहीं आएगी। एक आपको सोसाइटी में एक अलग पोजीशन मिल जाती है, इन द सेंस कि लोग आपको मतलब एक अच्छा व्यक्ति समझने लगते हैं। ऐसा होता है ना कि एक सोशल स्टेटस आपको काफी अच्छे से मतलब चीजें देखने को मिल जाती है। तो यानी कि देयर इज सम रीजन कि अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि सिर्फ यूपीएससी की कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की कर रहे हैं, आर्मी की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, डजंट मैटर, देयर इज रीजन। सीडीएस की कर रहे हैं तो आपको आर्म्ड फोर्सेस में जाने का जुनून है, तो आप इस वजह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये इन्फ्लेशन हो रहा है तो देयर इज सम रीजन कि इन्फ्लेशन हो क्यों रहा है। मैं पार्ट 1 में भी थोड़ा सा एक आपको इंट्रो सा दे दिया था। देखिए सबसे इसेंशियल चीज लोगों की क्या है, हम उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सबसे इसेंशियल चीज आपकी रोटी, ठीक, चपाती जिसको बोलते हैं रोटी, ऑब्वियसली बात है सबकी नीड है, ये इसेंशियल कमोडिटी है एक तरीके से। अगर आप देखेंगे किसी मतलब ये जो रोटी है वो किसी एक दुकान पे बिक रही है 10 रुपए की, लेकिन क्या होता है इसको खरीददार कितने हैं, 10 लोग, मतलब 10 लोग इसको खरीदने वाले हैं, 10 पीपल। अब ऑब्वियसली बात है खरीददार इतने ज्यादा क्यों, क्योंकि इनके पास पैसा है, मनी सप्लाई। हमने देखा था ना, जब मनी सप्लाई होती है मार्केट में तो डिमांड करते हैं लोग। अगर मेरे पास पैसा नहीं है मैं कैसे जाऊंगा लेने, है कि नहीं। मेरे पास पैसा ही नहीं है मैं क्यों जाऊंगा लेने, मेरे पास पैसा ही नहीं है मैं क्यों जाके फॉर्च्यूनर गाड़ी को लूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है मैं कैसे ओडी को खरीदूंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, इससे क्या पता चल रहा है कि इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा है तभी डिमांड कर रहे हैं। अगर पैसा नहीं हो तो डिमांड नहीं करते। अब क्या होगा, जैसे ही इन सबके पास पैसा है तो ये रोटी को खरीदना चाहेंगे, और ये 10 लोग हैं, एक रोटी की कीमत 10 रुपए है। लेकिन क्या होता है, रोटी की शॉर्टेज है, रोटी की शॉर्टेज है। जैसे मान लीजिए कोरोना कोविड टाइम की अगर हम बात करें, है ना, कुछ भी चीज या रोटी क्या आपके जितने भी अदर प्रोडक्ट्स थे जो कि आपकी इसेंशियल चीज में आते हैं, इसेंशियल रिक्वायरमेंट में, जैसे आपका मान लीजिए मिल्क वगैरह हो गया,
मिल्क हो गया या आपका सब्जी वगैरह होगी, वेजिटेबल्स हो गए, तमाम जितनी भी चीजें, ये सब आपकी एसेंशियल प्रोडक्ट्स थे, लेकिन आपको ये मिल नहीं रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि सप्लाई बंद पड़ी थी। क्यों बंद पड़ी थी? क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही थी। जब आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही थी तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। अब जब प्रोडक्ट नहीं बन रहा था तो मार्केट में आएगा कैसे? यानी कि प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, सप्लाई आ नहीं रही है पीछे से, लेकिन यहां पे क्या है, लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए एक रोटी 10 रुपए में बिक रही है और उसको खरीद 10 लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर इस रोटी के प्राइस बढ़ा भी दिए जाए तो उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लेके जाएगा। मान लीजिए अगर इस रोटी के प्राइस को 30 रुपए कर दिया है, 2 लोग गायब हो गए, बचे 8 लोग, इस रोटी के प्राइस को 50 रुपए कर लिया है, मान लीजिए 3 गायब हो गए, बचे 5 लोग, 50 रुपए जैसे ही करे, 80 रुपए कर दिए हैं, मान लीजिए 2 लोग बचे हैं, अब 80 से उसने 100 रुपए कर दिया, तो एक कोई पर्सन होगा जो इसको लेके जाएगा। 10 रुपए की रोटी 100 रुपए में बिकी है, 10 रुपए की रोटी आपको 100 रुपए में बिकती हुई दिखी है। तो इससे क्या समझ में आया? जिस टाइम पे सप्लाई कम होती है और आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो आपको इन्फ्लेशन मार्केट में देखने को बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका जस्ट उल्टा कर लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिएगा, डिमांड ज्यादा होती है, अगर आपको एक वेन डायग्राम टाइप से इस तरीके से बनाना हो, और सप्लाई कम होती है तो आपका इन्फ्लेशन, जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं, इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ दिखता है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। सेकंड सिनेरियो, मैं इसको रिवर्स कर देता हूं। अगर डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई आपकी ज्यादा होती है, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली में आइएगा कभी, आपको सरोजिनी नगर मार्केट काफी फेमस है, और ये कमला नगर मार्केट वगैरह, और ये आपकी काफी करोल बाग वगैरह के आसपास की मार्केट, ये सब बहुत फेमस मार्केट्स हैं। जिस टाइम पे मान लीजिए अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी आ रही है, समर, और विंटर जा रही है, अब आप खुद बताइए क्या आप इस टाइम पे सर्दियों के कपड़े लेना प्रीफर करेंगे? ऑब्वियसली बात है, नहीं करेंगे। आप गर्मियों के कपड़े खरीदना प्रीफर करेंगे, ना कि आप विंटर्स के कपड़े लेना प्रीफर करेंगे। ठीक, तो जो विंटर्स का जो स्टॉक पड़ा होगा दुकानदार के पास, मींस सप्लाई उसके पास बहुत ज्यादा चीजों की, स्टॉक पड़ा है उसके पास, वो क्या करेगा? वो उस प्रोडक्ट के प्राइस को डिक्लाइन कर देगा कि यार कुछ ना से तो कुछ सही मेरे पास आ जाए, है कि नहीं? कि कुछ से तो कुछ सही, मतलब अगली बार आउट फैशन हो जाएंगी ये चीजें, तो ऑब्वियसली बात अगली बार बिकेंगी नहीं। तो जो उसके पास स्टॉक पड़ा था, मान लीजिए वो एक जैकेट पहले 1000 रुपए में बेच रहा था, लेकिन अब गर्मियां आनी स्टार्ट हो गई हैं, उसके पास पड़ी हैं 2000 जैकेट्स, ऑब्वियसली बात है उसके वो किसी काम की नहीं, क्योंकि अगले साल वो आउटडेटेड हो जाएंगे, कोई नहीं लेगा उनको। तो अब वो क्या करेगा, ये जो 1000 रुपए की जैकेट बेच रहा था, अब इस पर डिस्काउंट लगाएगा, कितना? 50%, 500 रुपए की बिकेगा, तब भी नहीं बिकी तो 200 रुपए की बिकेगा। तो कुल मिला के क्या, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड आपकी कम है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, देयर इज सम रिडक्शन इन प्राइस। ठीक, ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। यहां पे भी एक बना सकते हैं, जिस टाइम पे आपका डिमांड कम होती है और आपकी सप्लाई ज्यादा होती है, तो आपके प्राइस में क्या देखने को मिलता है? प्राइस में आपको डाउन देखने को मिलेगा, प्राइस आपका कम देखने को मिलेगा। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन, चलो ठीक है, हमको थोड़ा बहुत रीजन इसका पता चल गया कि इस तरीके से आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इसके कुछ टाइप भी होंगे, ऑब्वियसली बात है, इसके टाइप होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तमाम तरीके के इन्फ्लेशन देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन एक ही प्रकार का होता है, ये रीजन है। ठीक, हमको रीजन पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे करेंगे। जब हमको रूट ही नहीं पता है तो हम आगे कैसे क्या चीज करेंगे? ओके, चलिए ठीक है। एक आपका लो इन्फ्लेशन होता है, टर्म ही अपने आप में डिफाइन कर दे रही है, यानी कि वो इन्फ्लेशन जो कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, मान लीजिए 1%, 2%, 3%, 4%, विद इन सिंगल डिजिट, देयर इज अ इंक्रीमेंट इन सिंगल डिजिट, 1%, 2% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 3% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक, वो आपका लो इन्फ्लेशन कहलाता है, जिसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, गैलोपिंग इन्फ्लेशन आपकी 2 टर्म्स में बढ़ता है, या डबल डिजिट में आपको देखने को मिल जाता है, ट्रिपल डिजिट में आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि जिस टाइम पे आपका, मान लीजिए कि कैसे आपका कोई प्रोडक्ट मिल रहा था 100 रुपए का, और डायरेक्टली उसमें 100 गुने का इजाफा देखने को मिल जाए, वो प्रोडक्ट आपको 10,000 का मिलने लगे, आपको ट्रिपल लाइन इन्फ्लेशन, ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। डबल डिजिट भी इन्फ्लेशन देखना, मतलब गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या, जिसमें आपको डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिले, वो आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। हाइपर इन्फ्लेशन, जिस टाइम पे आपका जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, विद इन इंस्टेंट वो आपका मिलियन और ट्रिलियन टाइम्स आपका बढ़ गया है। जैसे कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते होंगे, लुइस 14 आए थे शायद उस टाइम पे, तो जो सामान था वो एक एक बोरी भर के पैसा लेके जा रहे थे, तब जाके एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा था। जिम्बाब्वे की आपने कंडीशन देखी होगी काफी अच्छे से, जिम्बाब्वे में बहुत तगड़े से आ गया था इन्फ्लेशन। ठीक, यानी कि जिसमें ट्रिलियन और बिलियन टाइम्स ज्यादा हो गया, मतलब एक ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए जो आप 10 रुपए पहले खरीद दे रहे थे, आज आपको 10 लाख रुपए देने पड़ जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया है।
ठीक, बहुत ही हायर लेवल पे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं और कौन से टाइप का इन्फ्लेशन होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा कि 2 डिजिट वाले को क्या कहते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, और आपका हाइपर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बोटल नेक इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। ठीक, बोटल नेक इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं होता है। जिस टाइम पे आपकी जो सप्लाई है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाए, ठीक, और जो डिमांड है वो आपकी कांस्टेंट रहे और आपके प्राइस में इजाफा देखने को मिले, उसको बोटल नेक इन्फ्लेशन कहलाते हैं। मतलब आपकी सप्लाई साइड बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है और जो डिमांड है वो आपकी लगातार उसी लेवल पे बढ़ी हुई लगातार है, एकदम कांस्टेंट है। और ऑब्वियसली बात है, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि आप प्राइस में आपके इजाफा देखने को मिलेगा। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड बोटल नेक इन्फ्लेशन। ठीक, ये आपके कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण, सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण आपको देखने को मिल जाता है। इसको ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण है। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है ना, ठीक, डिमांड आपकी ज्यादा बढ़ रही है। और इसके अंदर आप अगर देखें, अगर सेम वहीं पे कोर इन्फ्लेशन देखते हैं तो कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि ये अगर आप देखते हैं, ये वो इन्फ्लेशन है कंट्री का जिसके अंदर आप फूड एंड एनर्जी आर्टिकल्स को काउंट नहीं करते हैं, और इसमें आप वो चीज काउंट कर लेते हैं। किसमें? इसमें आप जो वोलेटाइल आर्टिकल्स है ना, इसको आप इसमें काउंट नहीं करते हैं। एनर्जी, फूड वगैरह जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, यू कैन नॉट काउंट इनटू दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये वोलेटाइल प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ऑब्वियसली बात है, इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि दो चीजों के बीच का डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली बात है, गैप का मतलब क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक, मतलब आपको दो चीजों के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कुछ ना कुछ, तो वही आपका इन्फ्लेशनरी गैप कहला रहा है। ओके, तो देख लेते हैं चीजों को। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द जर्नल लेवल ऑफ प्राइस एंड द राइज इन द लेवल ऑफ प्राइस। यानी कि जो आपका जर्नल लेवल देख रहा था किसी एक प्रोडक्ट का, मान लीजिए 10 रुपए में बिक रहा है और वो 100 रुपए में बिकने लगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, 90 रुपए का डिफरेंस देखने को मिला। दिस इज द इन्फ्लेशनरी गैप बिटवीन देम। ठीक, इन्फ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द जर्नल लेवल ऑफ प्राइस एंड द राइज इन द लेवल ऑफ प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण उस प्रोडक्ट में जो इजाफा आपको देखने को मिला और प्लस वो जर्नल प्राइस पे कितने का मिल रहा था, उन दोनों का डिफरेंस ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। 10 रुपए का देखने को मिल रहा था और आज वो आपको 100 रुपए का मिल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन देम इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक, इसको जानिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको डिफ्लेशनरी गैप। ऑब्वियसली बात है, डिफ्लेशन यानी कि आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है, यानी कि अब ये जो इन्फ्लेशन, मतलब पहले ये इन्फ्लेशन से जो प्राइस हाइक हुए थे उसका डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन अब डिफ्लेशन के कारण आपका जो जनरल प्राइस और जो आपके प्राइस में कम देखने को मिला है, उन दोनों का डिफरेंस देखने को मिला। मतलब जो आपका, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आपको 100 रुपए का मिल रहा था जनरल लेवल पे, अब उसमें जो कमी आ गई कितने, 50 रुपए का बिकने लगा है। तो द डिफरेंस बिटवीन देम इज कितना, 50 का, और ये जो 50 है आपका डिफ्लेशनरी गैप है। मतलब ये जो जनरल प्राइस पे मिल रहा था उससे आपका जो जनरल प्राइस है वो आपका 50 हो गया है। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिफ्लेशनरी गैप। जैसे मैं बताया ना था, सप्लाई वो नॉर्मली कितना का बिक रहा था, 1000 रुपए का बिक रहा था, लेकिन जैसे ही स्टॉक में इतनी सप्लाई थी बट उसकी डिमांड कम हो गई, तो वो उसको कितने में बेचने लगा था, एक जैकेट को 100 रुपए, 200 रुपए। तो द डिफरेंस बिटवीन देम इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। ठीक, चलिए ओके, इन्फ्लेशन टैक्स देख लेते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन टैक्स? अब आप बोलेंगे क्या सरकार हमसे इस पे भी टैक्स लेती है क्या? यार इतने तमाम टैक्स हम भर रहे हैं, अब सरकार हमसे इन्फ्लेशन टैक्स भी लेने लगे हैं। ठीक, इन्फ्लेशन एज सच कोई आपसे सरकार टैक्स नहीं लेती है। द टर्म इन्फ्लेशन टैक्स डज नॉट रेफर टू अ लीगल टैक्स टू द गवर्नमेंट, रेदर इट रेफर्स टू द पेनल्टी फॉर रिटेनिंग करेंसी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। ये बेसिकली क्या होता है आपका, कि अगर आप देखते हैं इसको इन्फ्लेशन टैक्स को, तो ये किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है आपका। मतलब कभी आप बोले यार सरकार हम पे जीएसटी लगा रही है, इनकम टैक्स लगा रही है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही है, ऐसा कुछ वो टैक्स नहीं है। इट्स नॉट ए लीगल टैक्स। ये हम एक टर्म को बता रहे हैं। देखिए कैसे टर्म को बता रहे हैं। यार आप 10 रुपए की एक चॉकलेट डेयरी मिल्क की आज खरीद पा रहे थे, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन आपने, मतलब मान लीजिए आज 2023 में आप 10 रुपए की एक डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीद पा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक, और वही चॉकलेट आप 2024 में कितने रुपए की खरीद पा रहे हैं, मान लीजिए 50 रुपए की। यार ऑब्वियसली बात है 40 रुपए का इजाफा देखने को मिला। तो ये जो 40 रुपए है ना, एक तरीके से आपके ऊपर, इसको ही इन्फ्लेशन टैक्स बोलते हैं। मतलब एक तरीके का टैक्स ही तो दिया, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन की वजह से उस प्राइस में हाइक देखने को मिला। तो वो जो इन्फ्लेशन की वजह से आपने जो प्राइस दिया उस चीज के लिए, जो कि आप चीज 10 रुपए की खरीद रहे थे 2023 में, वो 10 की थी, अब वो आपको कितने की मिली, 50 की। डिफरेंस 40 का है कि नहीं? तो वो जो आपने ये जो ऊपर का जो प्राइस आपको देना पड़ रहा है इन्फ्लेशन के कारण, ये आपका इन्फ्लेशन टैक्स है। मतलब एक तरीके से टैक्स ही तो दे रहे हैं एक तरीके से। मतलब आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं, बट इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स। ठीक, आप पैसे दे रहे हैं उसको, ऑब्वियसली बात है। ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। इन्फ्लेशन स्पाइरल, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन प्रीमियम, इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है बेसिकली?
तो देखिए, इन्फ्लेशन स्पाइरल कुछ नहीं होता है, ये वो सिचुएशन होती है आपकी इन्फ्लेशन स्पाइरल which results out of a process of wage and price interaction when wage prices press price up and prices pull wages up। मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन स्पाइरल वो सिचुएशन होती है जिस टाइम पे आपके वेजेस के प्राइस, मतलब जो आपको मजदूरी मिल रही है उसमें आपको इजाफा देखने को मिल रहा है, और जो ठीक मतलब व्हेन वेजेस प्राइसेस अप एंड प्राइसेस पुल वेजेस अप। मतलब कुल मिलाकर आप ऐसे देखिए, मैं सिंपल वे में इसको समझाता हूं। 1990 की बात करते हैं, ठीक। 1990 में आपको कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए 1 किलो चीनी, 1 किलो शुगर, ठीक। 1 किलो शुगर आपको कितने रुपए में मिल जा रही थी? 1 किलो शुगर आपको 1 रुपए में मिल जा रही थी, 1 रुपी। क्या आप 1 किलो चीनी 1 रुपए में लेके आ सकते हैं? आज नहीं लेके आ सकते हैं। अभी चल रहा है 2023, समझ रहे हैं? 2023, 33 ईयर्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या 1 रुपए की 1 किलो चीनी आज भी लेकर आ रहे हैं? 40 रुपए किलो मिल रही है, 40 रुपए किलो, मैं मिनिमम बता रहा हूं, ये तो इससे ज्यादा ही देखने को मिलती है। 40 रुपए किलो आपको शुगर देखने को मिल रही है। लेकिन 1990 में आपका कितना था? आपकी जो इनकम थी वो कितनी थी? 300 रुपए। आप 300 रुपए इनकम थी 1990 के अंदर। यार अगर आपकी 300 रुपए इनकम आज भी रहेगी, सच बता रहा हूं, भूखे मर जाओगे, है कि नहीं? अगर आज भी आपकी 300 रुपए इनकम रहेगी, 40 रुपए किलो तो आप चीनी लेकर आएंगे। एक महीने में 4-5 किलो चीनी खत्म हो जाती है। अगर 5 किलो भी चीनी खत्म हो गई, 4 पंजे 20, 200 रुपए तो आपके चीनी में चले गए। बाकी का कहां गया? चाय की पत्ती, है कि नहीं? दूध, पानी, खत्म हो जाएंगी सब चीजें, है कि नहीं? भूखे मर जाएंगे। तो जो 300 रुपए थे, मतलब जिस टाइम पे आपके जो प्राइसेस हैं चीजों के, वो आपके वेजेस को भी ऊपर करे, है कि नहीं? तो वो आपका क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन स्पाइरल। ओके, 300 रुपए में जिंदा नहीं रह सकते हो आज के जमाने में। मैं तो ये बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए भी कम पड़ जाते हैं पर महीने के। जितने ज्यादा सैलरी उतना ज्यादा खर्चा, है कि नहीं? मतलब मिनिमम अगर आप 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं वो भी आपके लिए कम है। लेकिन हाँ, एडजस्टमेंट वाली चीजें होती है जो कि हमको करके चलना चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं? जितना है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला क्या, कि जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, है कि नहीं? जितना है उसमें अगर खुश रहेंगे तो चीजें नॉर्मल वे में चलेंगी, वरना अगर रोते रहेंगे हर एक चीज के लिए तो कभी खुशी ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो है ठीक है, तो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो है कि नहीं? अगर बदल सकते हैं तो बदलिए अपनी मेहनत करके, ठीक? मेहनत करिए, बदलिएगा चीजों को। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कुछ नहीं है। जिस टाइम पे आपकी वो कंपनी कोई भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है अपना इन्फ्लेशन को माइनस करके, दिस इज कॉल्ड क्या? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मींस जिस टाइम पे आपकी कंपनी इन्फ्लेशन को माइनस करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही है। मतलब मान लीजिए नॉर्मल के दिनों में उसको 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था। अब इन्फ्लेशन, ठीक, नॉर्मल के दिनों में उसको 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 10,000 करोड़ रुपए में वो एक गाड़ी खरीद पा रहा था, कोई सी भी, मान लीजिए रोल्स रॉयस, ठीक, वो काफी अच्छे से खरीद पा रहा था, ठीक, 10,000 करोड़ में। लेकिन इन्फ्लेशन आ गया है, मान लीजिए इसकी कीमत 10,000 करोड़ ही थी, बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, ठीक, इतनी नहीं होती है, हाइपोथेटिकली 10,000 करोड़ ही थी नॉर्मल आम जिंदगी में, मेंटोस जिंदगी में, है कि नहीं? अब क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है, ऑब्वियसली बात है, इन्फ्लेशन आएगा तो इसके प्राइस में भी इजाफा देखने को मिलेगा। ये हो गई है 20,000 करोड़ रुपए की इसकी कीमत। इसकी कीमत आज, मतलब जो इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो इनको 10,000 करोड़ ही मिल रहा है, लेकिन वो आज इस चीज को खरीद नहीं पा रहे हैं, मतलब कुल मिला के उसके प्राइस में इजाफा हो गया। तो यहाँ पे अगर ये अपना, मतलब इनका जो पैसा है वो काफी अच्छे से उन चीजों को नहीं खरीद पा रहा है जो नॉर्मल दिनों में खरीद पा रहे थे। तो अब जो वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जो इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत देखने को मिली है, जो इन्फ्लेशन माइनस करेंगे कि हाँ चलो ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से हमारा इतना पैसे की वैल्यू डिग्रेड हुई है, ठीक, मतलब कुल मिला के यार आप 10 रुपए, मतलब 1,000 रुपए आप पहले कमा रहे थे, लेकिन जो आप 1,000 रुपए अब कमा रहे हैं उनमें नॉर्मली वो चीजें नहीं खरीद पा रहे जो पहले नॉर्मली खरीद पा रहे। तो इन्फ्लेशन की वजह से आपके जो पैसे हैं वो उन चीजों को नहीं खरीद पा रहे हैं। तो मान लीजिए आज के आपके 1,000 रुपए की कीमत 500 रुपए के बराबर है, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम जो भी, अच्छा हाँ, ये तो बहुत अच्छा केस है भाई, सबसे तगड़ा तो इसमें आता है मजा। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्ज लेने वाले को फायदा होगा कि कर्ज देने वाले को फायदा होगा, है कि नहीं? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मैंने देखने को मिलता है कि इसी में ही हो जाता है कि क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात, इन्फ्लेशन प्रीमियम का मतलब होता है बोनस ब्रॉट बाय इन्फ्लेशन टू द बोरोअर इज नोन एज इन्फ्लेशन प्रीमियम। द इंटरेस्ट बैंक चार्ज देयर लेंडिंग इज नोन एज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट व्हिच माइट नॉट बी द रियल कॉस्ट ऑफ बोरिंग पेड बाय द, मतलब कुछ मिला के छोड़िए, इस चीज को आप पढ़ भी सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको लेंडर है, जो आपको कर्ज दे रहा है इन्फ्लेशन के टाइम में, ध्यान रखना इन्फ्लेशन का सिनेरियो है ये, इन्फ्लेशन के टाइम में जो आपको लेंडर कर्ज दे रहा है उसको नुकसान होगा, ठीक, नुकसान होगा।
जो आप ले रहे हैं बोरोवर, आप बोरोवर हैं तो आपको फायदा होगा, ऑब्वियसली बात है। किसको बेनिफिट होगा? बोरोवर को। अब आप बोलेंगे कि क्यों, कैसे? मैंने आपको एक चीज बताई यार, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए मैं नॉर्मल दिनों में ले रहा हूं, 1 लाख रुपए मैंने 10% के ब्याज पे लिए किसी से। सीसेट का क्वेश्चन, 1 लाख पे 10% कितना होता है? 10,000 है कि नहीं? 10,000। 1 लाख का 10% 10,000, ठीक। 10% के ब्याज पे दिए मेरे को जब इसका कर्ज लौटाना था, जिससे भी मैंने लेंडर से उधार लिया है, 1,10,000 में उसको लौटा के आऊंगा, ठीक। 1,10,000 मेरे को देने पड़ेंगे नॉर्मल दिनों में। इसके मतलब मेंटोस जिंदगी जिस टाइम पे इसकी चल रही थी, तो 1,10,000 में ही काफी अच्छी चीजों को कर पा रहा था। लेकिन अगर मैं यही पैसे इसको 1,10,000 रुपए, जिस टाइम पे इन्फ्लेशन आएगा, तो इन्फ्लेशन में जो चीजें होंगी, जो इस पैसे की जो कीमत थी वो तो डिग्रेड होगी ना। जो परचेसिंग पावर थी किसकी? पैसों की, वो डिग्रेड हो गई है। पीछे हम यही तो देख रहे थे। मतलब अब जो 10 रुपए की चॉकलेट है वो आपको 10 में नहीं, वो आपको 20 रुपए में मिल रही है। जो इन्फ्लेशन टैक्स वाली आपने टर्म देखी थी, तो इसलिए मैंने इन्फ्लेशन टैक्स पहले ही बताया है। इन्फ्लेशन टैक्स में क्या हो रहा था कि जो चीजें आप नॉर्मल जिंदगी में ले पा रहे थे 10 रुपए की, वो 20 की मिल रही है। तो जो ये 1,10,000 रुपए मैं चीजें नॉर्मल जिंदगी में खरीद पा रहा था, मान लीजिए किसी एक बाइक को खरीद पा रहा था ये, लेकिन सेम इंटरेस्ट पे काफी अच्छे से क्या देना पड़ रहा है, अगर मैं इसको सेम इंटरेस्ट पे इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको पैसे दे रहा हूं, कितने, एक मतलब मैंने इन्फ्लेशन आ रहा है उस टाइम भी मैंने इससे 1 लाख रुपए उधारी पे लिए, अब मैं इसको इस टाइम पे भी 1,10,000 रुपए रिटर्न कर रहा हूं, ठीक। तो अब क्या होगा? इसको नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो उस टाइम पे वो चीजें नहीं खरीद पा रहा है। अभी मैंने पहले क्या बताया, इन्फ्लेशन टैक्स। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट भी तो देखने को मिलता है ना, क्योंकि अब चीजों की जो कीमत है वो बढ़ गई है, नॉर्मल नहीं रही है। चीजों की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं, इन्फ्लेशन टैक्स दे रहे हैं। पीछे देखा था ना इन्फ्लेशन टैक्स, तो सेम आपको यही देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से बोरोवर को, वो लेंडर को नुकसान होता है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिलिप्स कर्व देख लेते हैं। फिलिप कर्व भी आपके इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का एक जो कर्व आपको देखने को मिलता है, उसको आप फिलिप कर्व के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं फिलिप कर्व आपको क्या बताता है, क्या नहीं बताता है बेसिकली। तो फिलिप कर्व अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? रिलेशनशिप किसके बारे में बता रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन के बीच में, ठीक। इसका मतलब क्या? लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको ऐसा समझ लीजिएगा, आपकी जो बेरोजगारी है, आपकी बेरोजगारी क्या रहेगी? आपकी बेरोजगारी अगर क्या रहेगी? लोअर रहेगी, तो आपका इन्फ्लेशन हायर रहेगा, ठीक। इसका आपका जो इन्फ्लेशन रहता है वो हायर देखने को मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये किसने बताया था? ये रिलेशन बताई थी किसने? आपके फिलिप्स कर्व ने। जस्ट इसका उल्टा भी होता है। इफ इन्फ्लेशन अगर आपका हायर देखने को, लोअर देखने को मिलता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको क्या देखने को मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब इन्फ्लेशन डाउन और आपका जो मतलब इन्फ्लेशन आपका डाउन हुआ है, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। यार ऑब्वियसली बात है, अगर आप खुद देखेंगे इस चीज में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, बेरोजगारी मार्केट में ज्यादा है। मैंने अब देखिए, इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट लिंकेज। विदाउट लिंकेज चीजों को करने के लिए बैठेंगे तो नहीं होगा, खासकर इकोनॉमिक्स में रटते रह जाएंगे लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत इजी टर्म्स हैं ये, लेकिन जिस टाइम पे आप मॉक टेस्ट लगाने बैठते होंगे ना, सच लिटरली आपको सोचने पर मजबूर कर देती होगी कि यार ये चीज अगर कम हो रही है तो बढ़ेगी क्यों। बहुत इजी टर्म लगती है, अरे यार ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। मॉक टेस्ट लगा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है इन सब चीजों से, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही एक चीज बताई थी मैंने, डिमांड बढ़ती है, ठीक। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है। डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? लोगों के पास पैसा है, मनी सप्लाई है मार्केट में, तभी तो वो प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, और सप्लाई आपकी कम है, ठीक। डिमांड है और सप्लाई आपकी ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैंने बताया था ना आपको, रेट काफी अच्छे से देखने को मिल रहा था। सेम यार, जब लोग बेरोजगार हैं तो उनके पास पैसा कहां से है? उनके पास पैसा ही नहीं है, डिमांड कहां से करेंगे? आपको इन्फ्लेशन डाउन देखने को मिलेगा। यार उनके पास पैसा ही नहीं है तो क्या डिमांड करेंगे मार्केट में, है कि नहीं? और जिस टाइम पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन आ गया, यानी कि आपके यहाँ पीपल एम्प्लॉयड है, जब लोग एम्प्लॉयड हैं, पैसे कमाएंगे, लोगों के पास मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई है तो ऑब्वियसली बात है चीजों की डिमांड करेंगे, तो प्रोडक्ट के प्राइस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट अगर इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ने बैठे हैं तो हमेशा लिंकेज बना के पढ़िएगा, विदाउट लिंकेज आपके परखच्चे उड़ जाएंगे, है कि नहीं? मतलब सबसे इजी सब्जेक्ट भी अगर देखा जाए तो यही है, अगर आप देखेंगे तो सबसे इजी सब्जेक्ट आपका यही देखने को मिलता है। बट लिंकेज आना चाहिए आपको कि क्या लिंक है क्या नहीं है। 2-3 टर्म्स और रह गई हैं, उनको फिर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ओके। फिलिप्स करके बाद आपको रिफ्लेशन देखने को मिलता है काफी अच्छे से, यानी कि जो आपका रिफ्लेशन यानी कि आपको
जो आरबीआई है काफी अच्छे से उस रिसेशन को रिकवर करने की कोशिश करती है, इंक्रीज करती है आपकी मनी सप्लाई को, गवर्नमेंट करती है काफी अच्छे से, टैक्सेस वगैरह को कट करती है, ठीक, मतलब जिससे कि लोग डिमांड करें। रिफ्लेशन यानी कि मतलब अगर आप देखें तो आपने देखा था ना मनी सप्लाई कैसे करती है आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो आपकी बैंक है, बैंक किसको पैसा देने लगती है, लोन की फॉर्म में लोगों को पैसे देती है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो ध्यान रख लेना, रिफ्लेशन में क्या आरबीआई आपकी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करने की कोशिश करती है किसको, मनी सप्लाई को, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्टैगफ्लेशन कुछ नहीं है, जिस टाइम पे आपकी हाई इन्फ्लेशन, हाई एम्प्लॉयमेंट और लो ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, दिस सिनेरियो इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। जिस टाइम पे आपको मार्केट में इन्फ्लेशन हाई देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट भी आपको हाई देखने को मिलेगा और ग्रोथ आपको लो देखने को मिलेगी, मतलब कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रही है। भले से आपका इन्फ्लेशन हाई है, एम्प्लॉयड भी लोग ज्यादा हैं, लेकिन आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि इकोनॉमी जो वो स्थिर हो गई है एक जगह पे, यानी कि सिंगल लाइन चल रही है, मतलब इसकी हार्ट बीट जो है वो चलनी बंद हो गई है, ठीक, सिंगल लाइन आ गई है, डेड हो गई है। स्क्यू इन्फ्लेशन, ये स्क्यू इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे तो स्क्यू इन्फ्लेशन इज द एपिसोडिक प्राइस राइज इन वन स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज व्हाइल प्राइसेस ऑफ द रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन्स द सेम, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स में आपको प्राइस में इजाफा देखने को मिल जाता है, बट कुछ में आपको नहीं देखने को मिलता है। एक टाइम पे आपके ओनियन, प्याज में आपके प्राइसेस में इजाफा देखने को मिल रहा था, बट सेम टाइम में आपके जो आलू वगैरह थे उनमें थोड़ी प्राइस का इजाफा देखने को मिल रहा था। देयर इज नो इंक्रीमेंट इन द प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज, ठीक, उसको स्क्यू इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके जीडीपी डिफ्लेटर आपको देखने को काफी अच्छे से मिल जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर आपका कुछ नहीं होता है, जीडीपी डिफ्लेटर आपका रेशियो होता है, वो जो आपकी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस हो रही है आपकी इकोनॉमी में एक साल के अंदर करंट प्राइस पे, और जो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है बेस ईयर पे करंट प्राइस पे, उनका जो रेशियो है वो आपको काफी अच्छे से जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। मतलब कुछ नहीं, ये आपकी ग्रोथ के बारे में बताता है जीडीपी, ठीक। द जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द ग्रोथ इन जीडीपी इज ड्यू टू हायर प्राइसिंग रेदर देन इंक्रीज इन एन आउटपुट। मतलब कुल मिला के जो आपकी जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली है किस वजह से, जो आपके प्राइस आपको प्रोडक्ट के इन्फ्लेशन की वजह से आपको हाई देखने को मिले हैं, प्राइसेस अब में आपको इजाफा देखने को मिला है प्रोडक्ट के, अब उस वजह से आपका जीडीपी के अंदर कुछ इंपैक्ट देखने को मिला है कि नहीं मिला है, ठीक। मतलब कुल मिला के ऐसे समझो, एक इजी वे में समझते हैं ना चीजों को, है कि नहीं, इजी वे में समझते हैं तो तब ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं। यार आपका 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट था, 100 रुपए का बिक रहा है, अब 10 के प्रोडक्ट है, 100 रुपए का बिक रहा है, तो इस चीज से आपको कुछ जीडीपी में कुछ इंपैक्ट देखने को मिला। जो एक नॉर्मल जो रेट पे बिक रहा था, मतलब जो ये प्रोडक्ट था वो 100 रुपए का बिकने लगा है, और उसका हमने आउटपुट नहीं बढ़ाया है, कुल मिलाकर उसका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है कि नहीं, तो उस चीज से आपकी जीडीपी में कुछ ग्रोथ वगैरह में जो डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, वो चीज आप जीडीपी डिफ्लेटर के उस पर देखते हैं। यानी कि जो आपका एक कॉमन प्राइस था, जो एक करंट जनरल प्राइस था, और जो आपका बढ़ने के बाद जो प्राइस आपको देखने को मिला, उस चीज का एक रेशियो आपका क्या कहलाता है, जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है क्या नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आपका इन्फ्लेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इन्फ्लेशन होलसेल प्राइसेस पे और कंज्यूमर लेवल पे निकालते हैं। देखिए कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो जो आपके शॉप कीपर होते हैं, शॉप वगैरह जो आपके शॉपकीपर काफी अच्छे से आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें जो आप होलसेल पे आपको लेके आते हैं चीजें, ठीक, होलसेल में काफी अच्छे से आपको लाते हुए देखने को मिल जाएंगे। यानी कि वो आपके थोक में लेकर आ रहे हैं, हमारे यहाँ थोक बोलते हैं, यानी कि आप कोई एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी एक है। मतलब मैं अगर कोई एक शैम्पू लेने जा रहा हूं तो मैं एक ही तो शैम्पू लेके आऊंगा किसी एक रिटेलर की दुकान से, कंज्यूमर हूं मैं, लेकिन जो दुकान वाला है वो तो हजार प्रोडक्ट लेके आएगा, ठीक, 1000 आपको लेके आएगा काफी अच्छे से। अब वो जब अगर मैं इसी दुकानदार से एक प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, वो मेरे को 100 रुपए का दे रहा है, लेकिन ये जो होलसेलर है वो इससे 1000 शैम्पू लेने जा रहा है, वो इसको 70 रुपए में दे रहा है, यानी कि ये इसको पड़ रहे हैं 7000 रुपए में। और ये ऐसा तो नहीं है ये मेरे को आगे आके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मेरे को 70 रुपए में बेचेगा, ऑब्वियसली बात है 150 रुपए में बेचेगा तो मैं लूंगा, क्योंकि मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं थोक में लेने जाऊंगा तब मेरे को सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, अगर मैं जो इन्फ्लेशन है मैं होलसेल के ऊपर काउंट कर रहा हूं किस पे, कि ये जो 70 रुपए का कमा के लेकर आ रहा है, मतलब ये जो 70 रुपए का लेकर आ रहा है कुल मिला के, अगर मैं इस चीज पे इन्फ्लेशन अपना काउंट करूं तो मेरे को अच्छे से चीजें नहीं पता चलेंगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, आप कंज्यूमर के लेवल पर अगर आप इन्फ्लेशन को काफी अच्छे से काउंट करेंगे तो एट लास्ट आप कंज्यूमर से ही तो डील कर रहे हैं, उसको कितने का पड़ रहा है, होलसेल वाले को तो वो सस्ता ही पड़ रहा है, लेकिन आगे जाके वो जो उसमें प्राइस में जो 150 रुपए का करके दे रहा है वो तो कंज्यूमर उससे इंपैक्ट हो रहा है ना, तो आपको इस चीजों पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना चीजों को। तो वही होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको कैलकुलेट करता है, होलसेल लेवल पर आपकी चीजों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज करा जाता है, ये काफी अच्छे से, ठीक।
आरबीआई काफी अच्छे से आपका डब्ल्यूपीआई काउंट करती थी 2014 से पहले, लेकिन अब वो उसके बाद सीपीआई पे आ गई है। ठीक, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर लेवल पे आप चीजों को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि होलसेल वाला तो उसको 70 पे लेकर आ रहा है, लेकिन आपको तो बेच रहा है 150 रुपए में। अगर आप इस चीज पे रख के पॉलिसी बनाएंगे तो कैसे चलेंगी चीजें? नहीं चलेंगे ना। आपको कंज्यूमर से डील करना है, 150 रुपए में लेकर आ रहा है वो, तो आप उस चीज से देखेंगे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका रिटेल लेवल पे काफी अच्छे से देखने को मिलता है। आपका अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे से इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज करा जाता है काफी अच्छे से, जो सीएसओ वाला ऑफिस है। ठीक, इसमें भी आपको 2-4 आपको इसके टाइप देखने को मिल जाते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई, रूरल वर्कर, रूरल और अर्बन कंबाइंड, मतलब जो आपके एमजी नरेगा के जो प्राइस रखे जा रहे हैं, मान लीजिए कि उसमें हाइपोथेटिकली 300 रुपए पर डे का वेज रखा जा रहा है, तो वो चीज किस चीज को कैलकुलेट करके आ रही है कि आपको जो पर डे का प्राइस है एमजी नरेगा का वो 300 रुपए रखना है, तो आप सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर निकालेंगे तो आपको तब उससे काफी चीजें पता चलेगा। ठीक ठीक, कुछ आपकी अलग स्टांसेस देख लेते हैं लास्ट में। आप देखते हैं ना हॉकिश वगैरह की क्या पॉलिसी है, क्या नहीं है, क्या करते हैं उसमें, क्या नहीं, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए अलग अलग तरीके के स्टांसेस करे जाते हैं। ओके, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो एक आपका एकोमोडेटिव स्टांस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपका जो सेंट्रल बैंक है वो काफी अच्छे से मनी सप्लाई को बूस्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी कि वो पॉलिसी रेट को कट करती है, यानी कि मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली बात है रिवर्स रेपो रेट में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एक न्यूट्रल स्टांस देखने को मिलता है जिसमें सेंट्रल बैंक कट करती है रेट को या इंक्रीज देखने को मिल जाएगा पॉलिसी रेट में। ठीक, सेंट्रल बैंक क्या करती है, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में आपको चीजें देखने को मिल जाती है, या तो उसमें या तो क्या करेगी, कट देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। हॉकिश स्टांस में आपको देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो आपकी मनी सप्लाई को डाउन करती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, लोगों के पास से पैसा लेगी तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस, ठीक, मतलब डिमांड कम होगी लोगों से, अगर आप मनी सप्लाई कम करेंगे मार्केट के अंदर तो तभी तो आपका इन्फ्लेशन रुकेगा। तो हॉकिश स्टांस में क्या करते हैं, हम मनी सप्लाई को रोकने की कोशिश करते हैं। कैलिब्रेटिंग टाइटनिंग में आप क्या देखने को मिलता है, ये एक अलग टर्म है जो कि रेट को दिखाती है, एक या तो हाइक होगा रेट में कैलिब्रेटेड मैनर में, मतलब इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि आप रेट में हाइक ही करेंगे। ठीक, बट हाँ रेट्स में आप मतलब जितनी भी मीटिंग हो रही है एमपीसी की, जरूरी नहीं है कि रेट को हाइक करके ही चीजें करी जाएंगी, बट टिल्टेड रहेंगे आप रेट को हाइक करने में, बट जरूरी नहीं है कि रेट ही हाइक करेंगे, कुछ अदर स्टांस भी ले सकते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक, चलिए ठीक है, आई होप कि आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। ठीक, इन्फ्लेशन को हमने पूरा डील कर लिया, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग जैसे न्यूज में था तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो इसी तरीके से हम चीजें लाते रहेंगे इकोनॉमिक्स की, मतलब जितने भी जरूरी होगा, जैसे बैंकिंग इंडिया का जरूरी था, इन्फ्लेशन का जरूरी है, और अदर भी हमारी सीरीज आएंगी साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जैसे कि कुछ टॉपिक्स न्यूज में रहते हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सब जो कि समझ नहीं आते हैं। एनवायरमेंट भी आ रही है, आर्ट एंड कल्चर अभी स्टार्ट हो गई है। अगर आपको इस मतलब कनेक्ट होना है मेरे से, या आपको गाइडेंस वगैरह कुछ एसएच मेंटर वगैरह की कुछ मतलब आपको लगता है कि जरूरत है, तो आप टेलीग्राम पे तरुण आईएएस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लीज और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो ये पीडीएफ वगैरह है आप काफी अच्छे से वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और प्लीज, और अगर आपको ये लेक्चर वगैरह दोबारा या कुछ अलग लेक्चर्स वगैरह देखने हैं तो आप तरुण आईएएस ऐप डाउनलोड करके फ्री अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। ठीक, उसमें काफी अच्छे से लेक्चर्स अपलोडेड हैं सभी लोगों के, मेरे और आपको तमाम चीजों पे, इकोनॉमिक्स या जिस पे भी आपको देखना है। ओके, तो थैंकिंग यू एंड हैव अ नाइस डे, और काफी अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा यूपीएससी प्रीलिम 2023 के लिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।